हम में से कई लोगों को लगता है कि हम सोसाइटी के कम फॉर्चुनेट या अंडरसर्व्ड सेक्शंस की किसी भी छोटी तरीके से हेल्प करें, चाहे ये किसी बच्चे की एजुकेशन सपोर्ट करना हो, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना हो या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव को बैक करना हो। इरादा तो होता है, राइट? लेकिन असली स्ट्रगल ये डिसाइड करना होता है कि पैसे किसे दें। इतने सारे एनजीओज के साथ क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का सवाल अक्सर हमें स्लो कर देते हैं और एग्जैक्टली यही गैप है जो इंडिया का सोशल स्टॉक एक्सचेंज या एसएससी ब्रिज करना चाहता है। सेबी ने इसे सेटअप किया है और ये स्टॉक एक्सचेंज की स्ट्रक्चर, डिस्क्लोजर्स और ओवरसाइट उन ऑर्गेनाइजेशंस तक ले जाता है जो सोशल कॉजेस पे काम कर रहे हैं, ताकि डोनर्स क्लियरली देख सकें कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। एसएससी क्या है, कौन लिस्ट कर सकता है, वो फंड्स कैसे रेज करते हैं, इन्वेस्टर के रूप में आपके लिए इसमें क्या है और पार्टिसिपेट करने से पहले आपको कौन से रिस्क्स पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनिंग से। एग्जैक्टली सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचिए, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद लेते हैं। अब कुछ सिमिलर इमेजिन कीजिए, लेकिन कंपनीज प्रॉफिट्स चेस करने की जगह ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल कॉजेस पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स देखने की जगह आप केयर करते हैं कि आपका पैसा कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। यही आइडिया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पीछे। ये एनएसई और बीएसई दोनों पे एक डेडिकेटेड सेगमेंट की तरह चलता है, सेबी की सुपरविजन के अंडर। यहाँ सोशल एंटरप्राइजेस, चाहे वो नॉन प्रॉफिट्स हो या बिजनेसेस जिनकी स्ट्रॉन्ग सोशल मिशन हो, स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड्स रेज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये एक ब्रिज है, एक ब्रिज जो हम जैसे लोगों को कनेक्ट करता है जो वापस देना चाहते हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिसे सोशल इम्पैक्ट डिलीवर करने के लिए कैपिटल चाहिए। तो अब जब हम जान गए हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस है, एग्जैक्टली यहाँ कौन अलाउड है? सेबी ने इसे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खुला रखा है। पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एनपीओज। ये वो एनजीओज, ट्रस्ट या सोसाइटीज हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा, जैसे कि एक ट्रस्ट जो फ्री स्कूल्स चलाता है या एक फाउंडेशन जो गांव में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रही है। दूसरा, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस या एफपीईज। ये बिजनेसेस हैं, लेकिन इनकी प्राइमरी मिशन सोशल इम्पैक्ट है। सोचिए एक कंपनी जो अफोर्डेबल मेडिसिन बनाती है या एक स्टार्टअप जो लो कॉस्ट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहा है। दोनों टाइप्स को साथ में सोशल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। और सेबी का आइडिया ये है कि जब नॉन प्रॉफिट्स और सोशली ड्रिवन बिजनेसेस एक प्लेटफॉर्म पे साथ आए तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपना इम्पैक्ट बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आ सकती हैं, तो कोई भी लिस्ट करके पैसे मांगने से कौन रोकता है? यहाँ सेबी की सेफगार्ड्स आती हैं। भरोसा कैसे बिल्ड होता है? शुरू करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना सोशल इंटेंट प्रूव करना होता है। उसे सेबी के डिफाइंड थीम्स में से किसी एक पे काम करना चाहिए, जैसे भूख मिटाना, एजुकेशन इंप्रूव करना, वुमेन्स एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, उसे दिखाना होता है कि उसका ज्यादातर काम जेन्युइनली अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को बेनिफिट करता है। सेबी यहाँ एक सिंपल बेंचमार्क यूज करता है। कम से कम 2/3 एक्टिविटीज, रेवेन्यू या स्पेंडिंग उन ग्रुप्स की तरफ डेडिकेटेड होनी चाहिए। नॉन प्रॉफिट्स के लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं। उन्हें कम से कम 3 साल से एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस के साथ, जैसे 12AB या ATG, और फंड्स रेज और स्पेंड करने का बेसिक ट्रैक रिकॉर्ड। और जब वो लिस्ट हो जाएं, तो एनपीओज और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस दोनों को रेगुलर डिस्क्लोजर्स फाइल करने होते हैं, जैसे उनका फाइनेंसेस, गवर्नेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो एक्चुअली रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। इसके ऊपर सेबी ने सोशल ऑडिट्स मैंडेटरी कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो इस रोल के लिए स्पेशली सर्टिफाइड हैं, चेक करते हैं कि जो आउटकम्स क्लेम्ड हैं वो रियल और मेजरेबल हैं। तो जब आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो आप उसे फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जिसने एलिजिबिलिटी चेक्स क्लियर किए हैं,
रेगुलर डिस्क्लोजर्स करती हैं और एक्सटर्नल ऑडिट के सब्जेक्ट्स हैं। यही तरीका है जिससे सेबी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि एसएससी पे रेज किया गया पैसा सही हाथों में पहुंचे। एक बार ये ऑर्गेनाइजेशंस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो वो एक्चुअली पैसे कैसे रेज करती हैं। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस के लिए प्रोसेस फेमिलियर लगता है। वो यूजुअल तरीके से पैसे रेज कर सकती हैं, इक्विटी या डेट के थ्रू, बिल्कुल किसी भी और कंपनी की तरह जो एनएसई या बीएसई पे लिस्टेड है। डिफरेंस ये है कि उनकी एक्टिविटीज क्लियरली सोशल पर्पस दिखानी चाहिए, जैसे पहले एक्सप्लेन किया था। नॉन प्रॉफिट्स के लिए सेबी ने कुछ यूनिक क्रिएट किया, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट या ZCZP। नाम टेक्निकल लगता है लेकिन आइडिया सिंपल वर्ड्स में ये है, जब आप नॉर्मल बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, कूपन, और मैच्योरिटी पे आपका पैसा वापस, प्रिंसिपल। ZCZP के साथ आपको ना वो मिलता है और ना वो। रुकिए, आप कभी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे क्यों डालेंगे, राइट? क्योंकि ZCZP के साथ रिटर्न पैसा नहीं है, इम्पैक्ट है। इसे बस टिकट खरीदने की तरह सोचिए। आप अपना पैसा वापस एक्सपेक्ट नहीं करते, आप पे करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि बस अपना जर्नी कंप्लीट करें। ZCZP भी ऐसे ही काम करता है। आप एक जर्नी फंड कर रहे हैं, मान लीजिए गांव में टॉयलेट्स बनाना या डिजिटल लिटरेसी कैंप चलाना, और फाइनेंशियल रिटर्न्स की जगह आपको वेरीफाइड रिपोर्ट्स मिलती हैं जो दिखाती हैं कि आपके पैसे ने कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प की। यही वजह है कि लोग कभी कभी ZCZPs को इम्पैक्ट रिसीट्स कहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिनसे सोशल एंटरप्राइजेस पैसे रेज कर सकती हैं। तो शॉर्ट में, फॉर प्रॉफिट्स यूजुअल तरीके से पैसे रेज करते हैं, शेयर्स या डेट के थ्रू। नॉन प्रॉफिट्स प्रिडोमिनेंटली ZCZP के थ्रू पैसे रेज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए डिजाइन्ड हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए नहीं। अब जब हम फंड रेजिंग पार्ट समझ गए तो देखते हैं कि आज चीजें कहां खड़ी हैं, एक्चुअली अभी क्या लाइव है, और इन्वेस्टर के रूप में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी कहां खड़ा है? एनएसई और बीएसई दोनों के एसएससी प्लेटफॉर्म्स अप और रनिंग हैं। एनएसई की वेबसाइट पे आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस की पब्लिक लिस्ट मिलेगी जो रजिस्टर्ड हैं। कुछ अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि दूसरे ऑलरेडी लिस्टेड हैं और फंड्स रेज कर रहे हैं। जब एसएससी पहली बार लॉन्च हुआ था तो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस या वेल्दी इन्वेस्टर्स ही एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन सेबी ने अब एंट्री बैरियर को लोअर कर दिया है। ZCZPs के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज सिर्फ 1000 रुपीज है। मतलब पहली बार हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले आता है। अगर आप एक्चुअली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप अपने ब्रोकर के थ्रू एसएससी इशू के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? जब कोई नॉन प्रॉफिट ZCZP इशू लेकर आती है तो ये आपके ब्रोकर के IPO सेक्शन में अपीयर होगा। एनएसई और बीएसई पे ये रेगुलर eIPO सिस्टम के थ्रू होता है। अगर आप जीरोधा काइट यूज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको ये IPOs के अंडर बिड्स सेक्शन में मिलेगा, बिल्कुल इक्विटी IPOs के साथ जो आपने पहले देखे होंगे। आपको इशू क्लियरली ZCZP SSE के रूप में टैग दिखेगा। ये यूनिट्स शेयर्स की तरह ट्रेड नहीं करेंगे और ये आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देंगे, लेकिन जो आपको मिलेगा वो है इम्पैक्ट रिपोर्ट्स, अपडेट्स कि प्रोजेक्ट ने आपकी फंडिंग के साथ क्या क्या अचीव किया। तो एक्चुअल प्रोसेस फेमिलियर फील होती है, डिफरेंस आउटकम में है। प्रॉफिट की जगह आप इम्पैक्ट फंड करना चूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है तो कोई सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्यों करे? पहला, ट्रांसपेरेंसी। जब आप डायरेक्टली डोनेट करते हैं तो अक्सर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि आपका पैसा कैसे यूज हो रहा है। यहाँ क्योंकि सेबी डिस्क्लोजर्स और ऑडिट्स रिक्वायर करता है, आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो पैसे रेज हुए और वेरीफाइड आउटकम्स। दूसरा, आपकी वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट। हो सकता है आपको रूरल एजुकेशन की परवाह है, या वुमेन्स एम्पावरमेंट, या एनवायरनमेंट। एसएससी पे आप ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हैं जो आपके लिए जो मैटर करता है उससे मैच करते हैं और जान सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन उस कॉज से टाइड है। और तीसरा, पॉसिबल टैक्स बेनिफिट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास वैलिड ATG सर्टिफिकेट है तो उसके ZCZP में आपकी इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शंस के लिए क्वालिफाई कर सकती है।
एग्जैक्ट बेनिफिट स्पेसिफिक एनजीओ पे डिपेंड करता है, लेकिन की ये है कि आपको पेपर वर्क और इसके अराउंड ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तो पे ऑफ फाइनेंशियल नहीं है, ये विजिबिलिटी, अलाइनमेंट और ये जानने की सेटिस्फैक्शन के बारे में है कि आपका पैसा मेजरेबल चेंज क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल किसी भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह जंप करने से पहले ये जरूरी है कि आप रिस्क्स जानें। पहला, कोई फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं है। ZCZPs आपको इंटरेस्ट नहीं पे करते और आपका प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता। आप सिर्फ इम्पैक्ट के लिए पैसा डाल रहे हैं। दूसरा, ये ट्रेडेबल नहीं है। एक बार जब आप ZCZP होल्ड करते हैं तो आप इसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते। जैसे आप शेयर सेल करते हैं, आपका पैसा लॉक्ड रहता है जब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो। तीसरा, इम्पैक्ट मेजर करना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। सेबी के डिस्क्लोजर रूल्स और सोशल ऑडिट्स के साथ भी आउटकम्स उससे डिफर कर सकते हैं जो ओरिजिनली प्रॉमिस किए गए थे। जैसे कि एक प्रोजेक्ट 10,000 लोगों तक पहुंचने का सेट आउट कर सकता है, लेकिन सिर्फ 7,000 तक मैनेज कर पाता है। वो अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। ये कोई डील ब्रेकर्स नहीं है, ये सिर्फ रियलिटीज हैं जो माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी भी यंग है और ये इवॉल्व कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचें कि कैसे किसी ऐसी कॉज को सपोर्ट करें जिसका आपको केयर है, याद रखिए अब आप ये एक रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। आप खुद चेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए और हम उनका जवाब देने में खुश होंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।